प्रोफेसर साहब को कहीं दूसरे वेबिनार में तशरीफ ले जाना है, तो सर हम आपसे ही आज की इस चर्चा का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले तो हम एक सवाल आपसे लेंगे, फिर बाद में आपके तासुरात जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में फजा एक हमवार हुई है और मजहब की पॉलिटिक्स चल रही है, तो क्या मजहब की पॉलिटिक्स से जो हिंदुस्तान का एक गहवारा है, गंगा जमनी तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, जो इंक्लूसिव जो है, एक बहुलतावाद है, क्या उसको खतरा महसूस है? बहुत शुक्रिया याद फरमाई के लिए। प्रसाद टंडन जी को प्रणाम, आप सबको सलाम। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है ये ना तो अजली है और ना दायमी। वक्ती उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहैसियत मुसलमान के मैं ये बात समझता हूँ और उसको आपके सामने पेश करते हुए मुझे कोई तकल्लुफ भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि हम ये चाहें कि हिंदुस्तान तो सेकुलर रहे और हम मुसलमान जो हैं वो मजहबी एतबार से अपने दायरे में रहें। हुआ ये है कि चंद मुट्ठी भर लोगों की कोशिशों के नतीजे में और इस तरह की बयानबाजियों के नतीजे में जो गैर मुस्लिम तबका है उसके अंदर एक खौफ और हिरास पैदा हुआ या किया गया, और उसके नतीजे में हमने देखा कि एक हमारे अंदर एक ज़ौम था। माफ कीजिएगा, मैं अपना एहतसाब कर रहा हूं, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम 1990 तक ये समझते थे कि इस मुल्क में कोई हुकूमत हमारे वोटों के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, लेकिन हमने नरसिम्हा राव की सरकार देखी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, और हमने देखा कि हमारे वोटों के बगैर भी सरकारें बन गई। और इसके बाद 2014 से 2019 में हमने जो नया मंजरनामा देखा वो बज़ाहिर तशवीशनाक हो सकता है, लेकिन मैं उससे खौफजदा नहीं। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि याद रखिए, मजहब को सियासत से एक मुश्तरका तहजीब और सकाफत वाले हिंदुस्तान में अलहदा रखना चाहिए, और यही नहीं रखनी चाहिए बल्कि दुनिया में हर जगह रखना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं जो आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं कि जब सियासी मफादात के लिए मजहब का इस्तेमाल हुआ है तो उसके नतीजे में राम को बनवास मिलता है, उसके नतीजे में ईसा को सलीब पे चढ़ाया जाता है, उसके नतीजे में हुसैन को करबला में शहीद होना पड़ता है, उसके नतीजे में हिंदुस्तान में गांधी को गोली मारी जाती है। तो हमें इस तरह से इन चीजों से बचना चाहिए, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि परेशानी की कोई बात नहीं है। एक बहैसियत मुसलमान के मेरा एक अकीदा है ला तक़नतू के ऊपर, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो उम्मत जो सानह करबला के बाद जिंदा रही, जो सुकूत बगदाद के बाद जिंदा रही, जो हिंदुस्तान में 1857, 1947, 1992 और 2002 के बाद जिंदा रही, वो आइंदा भी जिंदा रहेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब खुद पर भरोसा कीजिए, खुदा पर भरोसा कीजिए, और दूसरों से एक बेहतर ताल्लुकात बनाने की अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। याद रखिए कि ये जमाना न मुजादले का है न मुनाजरे का है, बल्कि मुकालमे का है, और जमहूरियत जो है उसका एसेंस जो है वो डायलॉग ही है। इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमने ये देखा कि हमने डायलॉग जो होना चाहिए कम्युनिटीज के बीच में उसको तर्क कर दिया, और उसकी वजह से जो ये सियासी पार्टीज ने जो एक उसको उनको फायदा मिला, क्योंकि कम्युनिटीज के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी, जो एक रिश्ता था, उस रिश्ते को हमने खत्म कर दिया, डायलॉग खत्म कर दिया,
तो जब डायलॉग खत्म हो जाता है तो दूरियां पैदा हो जाती हैं। जरूरत इस बात की है कि सोसाइटी में दोबारा से कैसे हम डायलॉग शुरू करें, एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के आसपास जो है वो आए जाएं, बातचीत शुरू करें। और जो एक दुख दर्द है, यही तो हमारा हिंदुस्तानी समाज है, यही यही हमारा एक खासा है भारतीय संस्कृति का, हिंदुस्तानी तहजीब का। और हमारे जो सूफिया थे, जो सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने यही तो किया, उन्होंने कभी तफरीक नहीं किया। आज हमारे जो खानकाहें हैं, जो आस्थाने हैं, वो इसकी शाहिद हैं। वहां पर जाने वाला कोई एक मजहब का नहीं होता, बल्कि एक अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड में ये नजर आएगा कि अक्सरियत मज़ारात पर, सूफिया के आस्थानों पर, खानकाहों पर जाने वाले गैर मुस्लिमों की होती है। तो आज भी उम्मीद है, होप है, एक उम्मीद की किरण जरूर है। और प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो माहौल है ये परमानेंट नहीं है, ये दायमी नहीं है, ये वक्ती है। और लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम डायलॉग करें, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के पास जाएं, अपने प्रोग्राम में उनको बुलाएं, त्योहारों में उनके यहाँ जाएं, उनको बुलाएं, और एक रब्त जो है वो कायम करें। प्रोफेसर साहब, दूसरा ही सवाल आपसे, चूंकि आपकी बात से ही निकल के आया कि सियासत और मजहब दो अलग चीजें हैं। मजहब का ताल्लुक इंसान के डेवलपमेंट से है, उसके जाती विकास से है, उसके मोरल से है। और जब जब मजहब को सियासत से जोड़ा गया, आपने वाकया उसका पूरा बता दिया तफसील से कि हिस्ट्री में उसको क्या क्या हुआ। आज यही यही कहा जा रहा है और हमारे सामने मिसाल ये दिया जा रहा है कि हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस्लाम का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्यों ना अपनाएं? इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे हमारे नौजवानों को? नहीं, आप ऐसा है कि फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए इस मुल्क की अक्सरियत से। अगर वो अपनी मेजोरिटेरियन एरोगेंस के तहत अगर ये चाहते हैं कि हिंदुत्व का राज हो, तो फिर क्या परेशानी की बात है? आप एक मखलूत समाज में रहते हैं। आप माफ कीजिएगा, आपको मुझे अदब के साथ अर्ज करने दीजिए, मुसलमानों का फर्ज है, उन पर लाजिम है, उनके लिए नागुज़ीर है कि वो मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों और मुआशरों में वो तमाम हुकूक अपनी अक़लियतों को दें जो कि गैर मुस्लिम अक्सरियती मुआशरों और मुल्कों में अपने लिए चाहते हैं। क्योंकि माफ कीजिएगा, आपसी लेन देन से बात बनेगी ना जी। दूसरी बात जो है वो, आप हमें ये मत भूलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, जो हमारे आका व मौला हैं, जो हमारे लिए मिशल राह हैं जी, वो और उन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है जी। सवाल ये है कि उन्होंने नजरान के ईसाइयों से मुकालमा किया या नहीं किया? उन्होंने मीसाक मदीना जो है, कॉन्वेंट ऑफ मदीना जो है, उसको उन्होंने यकीनी बनाया या नहीं बनाया जी? हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो या दूसरे खुलफाए राशिदीन, उन्होंने क्या गैर मुस्लिम अकलियतों के ऊपर कोई जुल्म तोड़ने की हिदायत दी? बल्कि उन सिर्फ काबे के अंदर से बुतों को निकाला गया। क्यों? कि काबा एक खुदा की परस्तिश के लिए बनाया गया था और बुत वहां एनक्रोचर्स। बकिया तमाम आलम इस्लाम में जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत थी या मुसलमानों के दायरे इख्तियार में जो जमीनें थी, वहां पर गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को, उनके कारोबार को, उनके अकीदे के मुताबिक उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आप इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं, निजाम मुस्तफा किस मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि निजाम मुस्तफा के लिए बुनियादी शर्त अखलाक मुस्तफा की। आप अखलाक मुस्तफा पैदा नहीं करेंगे जी और निजाम मुस्तफा की बात करेंगे तो क्या होगा जी?
सवाल ये है कि आप ये बात में सियासी नहज से जरा सा हट के बात करूं अगर आपसे, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सिंबल है या नहीं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका एजुकेशनल एम्पावरमेंट का सिंबल है या नहीं? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा जो हैं वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सिंबल है या नहीं जी? राबिया बसरी जो है वो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का सिंबल है या नहीं? इसके बावजूद आप अपनी आधी आबादी के साथ क्या हुस्न सलूक कर रहे हैं, उस आबादी के साथ जिसके लिए नबी करीम सरापा रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत से खड़े होकर आपसे कहा था, औरतें तुम्हारे पास खुदा की अमानत है। जी, आज जो कुछ आप करने के नाम औरतों के साथ कर रहे हैं, क्या वो आपको जेब देता है अपने मुल्कों में? ये गौर करने की बात है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। मैं इफ्फत के साथ, इस्मत के साथ, हया के साथ, वफाशियारी के साथ औरतों को जिंदगी में हर वो रोल अदा करने का मुतमन्नी हूं जो अल्लाह और उनके रसूल ने उनके लिए जायज किया है। मैंने मिसालें आपको दी। अब एक बात जो आपने कही, सवाल ये है कि एक बात हिंदुस्तान के हवाले, हिंदू धर्म में और हिंदुस्तानी संस्कृति और संस्कारों में फर्क करना चाहिए जी। मिसाल के तौर पे आरती उतारना मेरे नजदीक मुसलमान के लिए जायज नहीं है, लेकिन किसी प्रोग्राम के पहले ज्योति प्रज्वलित करना जी, कौन सा वो है भाई? शमा आप मुशायरे में रोशन करते नहीं करते? तो दोनों में फर्क कीजिए। आप उनकी खुशी में शामिल हुइए, उन्हें अपनी खुशी में शामिल कीजिए। आप उनके दुख में और दर्द में शामिल हुइए, अपने दुख दर्द को में बांटने के लिए उन्हें अपने साथ इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर नताइज। एक बात में आखिर में और बोलना चाहिए, इस मुल्क में हम कभी भी अक्सरियत में नहीं, बल्कि आज क्या मैं जो हमें देखना चाहिए, अहदे उस्ता के मुकाबले हमारी तादाद ज्यादा है जी। इसके बावजूद अगर हम खौफ का शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ना अब खुद पे एतबार रहा है, ना अपने खुदा पे भरोसा रहा। इस चीज को बदलना चाहिए और एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। लेने वाले बनिए, मत बनिए देने वाले भी बनिए। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं एक बात कहता हूं, लोग उसका बहुत आम है वो मेरी जबान से, कि हमने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ताजमहल का हुस्न दिया, लाल किले की पुख्तगी दी, शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस, मुइनुद्दीन निजामुद्दीन का इरफान अता किया, बड़ी ताली बजती है। लेकिन इसके साथ एक जुमला मैं और अर्ज करना चाहता हूं, जब तक हम ये दे सकते थे उस वक्त तक जिल्ले इलाही भी हमें ही समझा गया था और माना गया था। अब हम क्या दे रहे हैं जिस पर कोई हमारी तरफ तवज्जो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी चीजों को आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया कि हमको देने वाला बनना चाहिए, और इज्जत उसी कौम की होती है जो देने वाली होती है। यहाँ बहुत सारी अक़लियतें और दूसरी भी रहती हैं जिनको ये शिकायत नहीं है, जो हमें शिकायत है आमतौर पर और हमारी कौम को है। हम अक़लियतों में जो सबसे अक़लियत है जुडाइज़म, जो यहूदी हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ अक़लियत में हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है, या और दूसरी जो अक़लियतें हैं उनकी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी कोई सियासी जमात भी नहीं है, कोई सियासी रहनुमा भी नहीं है, लेकिन चूंकि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स पर अपनी पकड़ बनाकर उन्होंने यहाँ पर एक अपना असर और रसूख कायम किया है। और वो तब है जब उन्होंने मुसलसल मेहनत की है, और विक्टिमहुड कार्ड जो हमारे यहाँ प्ले किया जाता है, अक्सर हम रोना रोते हैं उस चीज का, इससे जब ऊपर उठ कर आएंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें होंगी।
सर, प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक आखिरी जुमला कह दूं मैं, आपकी बात से तहरीक मिली है मुझे, वो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामयाबी के दो ही मूल मंत्र दिए हैं, एक तालीम और तिजारत। जी, जब तक आप इनमें महारत हासिल नहीं करेंगे, कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, जिसके हाथ में मंडी होती है उसके हाथ में मुंडी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका, चूंकि आपको शुक्रिया। मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ कि अपने दूसरे दोस्तों से इस्तेफादा नहीं कर पाऊंगा और फायदा नहीं उठा पाऊंगा। बहरहाल, क्या मैं माने न माने इसका है आपको इख्तियार, हमने को बद हुजूर को समझाए जाते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, तो अखलाक साहब, सर की, प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू काफ़ी अखलाकियात और इस्लामी जो टीचिंग्स हैं उन पर रही, और एक अच्छा सर ने एंगल दिया कि हमको तिजारत की तरफ, एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो एक हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों में जो एक उसको इंस्पिरेशन मिल रहा है सियासत का, और वो कहीं बाहर से भी बोरो कर रहा है, उसको खिलाफत उस्मानिया का 100 साल पूरा हो रहा है, तो तुर्की से भी उसको कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है। इसके अलावा अभी रिसेंट में जो अफगानिस्तान का वाकया हुआ, तालिबान आए, तो उसको उससे वो कनेक्ट कर रहा है अपने आप को। तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें, तो आपको क्या ये लगता है कि हिंदी मुसलमानों को ये लगता है कि कोई तो है जो बीजेपी से लड़ता है, बीजेपी को उसकी भाषा में जवाब देता है ना, और मुसलमानों की हिफाजत की बात करता है? मैं यहाँ ओवैसी की बात कर रहा हूँ। हिंदी मुसलमानों को, खासकर नौजवानों को ये लगता है कि कोई तो है इस माहौल में, नफरत के माहौल में, हेट के माहौल में, कोई तो है जो उसके दिल की बात करता है, बीजेपी से लड़ता है, राइट विंगर से उस पर उससे लड़ता है, और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। तो ओवैसी को वो अपना आइडियल समझता है, अपना उसमें ओवैसी के अंदर उसको अपना फ्यूचर नजर आता है। तो क्या इस बात को, ये सच्चाई नहीं है? इसको कैसे देखते हैं आप? माइक म्यूट है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसको याद किया। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये बात ठीक है कि कुछ लोगों को लगता है कि ओवैसी साहब या इसी तरह की राजनीति करने वाले दूसरे लोगों की तर्कों से भारत के मुसलमान, खासतौर से नौजवान को ये उम्मीद होती है कि हमारी बात उठाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन जब आप इसको चुनावी नतीजों पर, क्योंकि असली बात तो ये होती है ना कि चुनावी नतीजे क्या है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं। आप उनकी सभा कहीं भी रख दीजिए भारत में, उसमें बहुत मुसलमान आएंगे और वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त सितम जरीफी कह लीजिए, आप आयरनी कह लीजिए, आप विडंबना कहिए इस पार्टी के साथ में, कि वो कन्वर्जन ऑफ वोट जो है ना, उसमें वो नहीं होता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने अभी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखा, इससे पहले आपने थोड़ा सा बिहार में मामूली सा वो थोड़ा प्रभावित करने में कामयाब रहे, और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आपके सामने, जहाँ के नतीजे भी आपके सामने आ जाए। तो आपकी बात में थोड़ी सी सच्चाई है कि उनको लेकर लोग प्रभावित होते हैं, जिस तरह से वो तर्कों को रखते हैं, या उनके प्रवक्ता जो आजकल 2-3 काफी मशहूर हो गए टेलीविजन डिबेट में, उनको बहुत ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है। लेकिन मास कम्युनिकेशन का फैकल्टी होने के नाते शुजा साहब, मैं एक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इसे हम बच्चों को रिवर्स कम्युनिकेशन के रूप में पढ़ाते हैं, और रिवर्स कम्युनिकेशन की पहचान मैं ऐसे देता हूं कि एक ही तरह का खेल दो नियमों से खेला जाता है। एक को हम टेनिस कहते हैं, एक को हम स्क्वैश कहते हैं। टेनिस में खिलाड़ी आमने सामने होता है, और स्क्वैश में दोनों का चेहरा दीवार की तरफ होता है, लेकिन गेंद का जवाब दूसरे को देना पड़ता है। रिवर्स कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा ही मामला है। ओवैसी साहब की राजनीति से बीजेपी को फायदा पहुंच ही जाता है, और बीजेपी
भी चाहती है कि ओवैसी साहब जो हैं उनका भारतीय राजनीति में फिलहाल श्रेय बना रहे, ताकि जो मुस्लिम वोट है जो अब तक सेक्युलर पार्टियों के साथ जाता रहा है और इस देश के संविधान और कंपोजिट कल्चर की चिंता करने वाली पार्टियां, इसमें ओवैसी साहब की पार्टी भी शामिल है, उन सभी पार्टियों का जो वोट शेयर है वो बंटना चाहिए। तो ये एक बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम राजनीति, प्योर मुस्लिम राजनीति की बात करता है, वो बेशक मुसलमान वोटर को का कोई भला ना कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि वह एक राइट विंग दूसरे राइट विंग की मदद कर देता है। और ये जो स्थिति है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। आपके सामने और फैक्ट रखना चाहता हूं, तो आपको मेरी बात थोड़ी और वाज़ेह होगी कि प्रशांत टंडन जी हमारे सीनियर हैं और हमने इनसे काफी आपा पढ़ी है। सर ये बात कहते हैं, मैं दोहरा रहा हूं सर आपकी बिना इजाजत के, भारत के मुसलमान को सेकुलरिज्म का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना है। वह 1947 में पेश कर चुका है। 72.5 लाख मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ गए थे 1947 में, 72.5 लाख, और 72.5 लाख गैर मुस्लिम भारत की तरफ आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में अविश्वास रखने वाले, यानी गांधी की, नेहरू की, अंबेडकर की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की, और बन रहे भारत के संवैधानिक प्रारूप में अविश्वास रखने वाले 72 लाख लोग यहाँ से चले गए और करीब 7-8 करोड़ लोग यहाँ रह गए। तो जिसका इतना बड़ा चंक, यानी करीब 90% चंक सेकुलर है, बिना किसी संविधान की कॉपी को पढ़े हुए, बिना किसी संविधान सभा के दस्तावेज को पढ़े हुए, वो गांधी के चेहरे पे, नेहरू के चेहरे पे, बनते हुए भारत के चेहरे पे, समाज से उसके जो ताल्लुकात हैं, उसकी बिना पर उन 7-8 करोड़ मुसलमानों ने फैसला किया था कि उन्हें देश से नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा दस्तावेज मानने का, ये जो आज आपकी कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है, भारत के मुसलमानों की समस्याओं का हल सिर्फ मुस्लिम क़यादत में होता तो 1947 में ये दृश्य तब बदल चुका होता। ये बहस आज हम बैठ के यहाँ पे 17 साल बाद कर रहे होते। ये सेकुलर था, है और रहेगा। ये वक्ती बातें हैं। और कितना बड़ा चंक मैंने आपको बताया, सिर्फ 72,26,000 मुसलमान यहाँ से गया था ओनली। तो ये कहने की, एक समझने की बात है कि उसका यकीन उस कंपोजिट कल्चर में, भाईचारे में, भ्रातृत्व में, साथ ही बन रहे भारत के संविधान और उसके समाज की धर्मनिरपेक्षता और आपस के सौहार्द में उसका यकीन रहा है, अब भी कायम है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि वो कायम नहीं, वो विश्वास बना हुआ है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो आप कह सकते हो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव उभर के आएगा तो उससे मुसलमानों की समस्याएं, लेकिन मुसलमानों की समस्याओं को आवाज तो मिलेगी, लेकिन उसे हल करने के लिए पूरे समाज की जरूरत पड़ेगी। और उसका कितना बड़ा चंक हिंदू सोसाइटी से आता है, ट्राइबल से आता है, दलित से आता है, वो हमें समझना पड़ेगा कि हम सबको एक दूसरे की समस्याओं को हल करने की एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ये बात ठीक है, आपको अपनी बातों को इको करने के लिए, वॉइस देने के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वही समस्याओं को हल कर ले जाएगा। सारे वैज्ञानिक उसी के पास हैं, सारे सोशल साइंटिस्ट उसी के पास हैं, सारा दुनिया का सारा ज्ञान किसी एक समाज के पास है। जिसको अगर ये गलतफहमी होती है, मुझे लगता है कि वो बार बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि साबित होता है कि नहीं, ये कंट्री, ये देश भारत जो एक बहुत डायनामिक मुल्क है, यहाँ सब लोग मिलकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई भी जमात अगर ये राजनीति करती है कि नहीं फला नस्ल खराब है, या ये लोग अच्छे हैं, या सिर्फ ये लोग बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि न वो राजनीति में कामयाब हो पाएगा और ना ही वो इस देश का कोई भला कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि सियासी क़यादत ही सारी समस्याओं का हल नहीं है। हमारे पास हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जो सोसाइटी बटी हुई दिख रही है, उसमें
क़यादत की कमी या वो तो है। प्रशांत सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इस वक्त ऐसा तो है नहीं कि 2012 के बाद या 14 के बाद ही मुस्लिम लीडरशिप उभर के आई ओवैसी की। इससे पहले भी मुस्लिम पार्टीज रही हैं भारत के अंदर, और सबसे बड़ी पार्टी जो रही है आज़ादी के वक्त से लेकर के वो मुस्लिम लीग रही है। और अभी जिसका नाम IUML है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके हमेशा MP रहे हैं, एक या दो MP हमेशा से केरला से चुन के आए हैं, कैबिनेट में भी रहे हैं। और इसी तरीके से असम की एक पार्टी है, और रीजनल पार्टी और भी हैं। तो हम अगर यहाँ IUML का MIM से एक मुआवजना करें, कंपैरिजन करें, तो आपको क्या लगता है कि IUML के आने से इंडियन सोसाइटी में तो बिखराव नहीं हुआ था, ना राइट विंग को फायदा हुआ था? तो ये जो, और फिर दूसरा ये भी कि IUML को स्पेस भी नहीं मिल पाया, ना मीडिया ने दिया और ना हमारे लोगों ने दिया। तो ऐसी क्या वजह है जो IUML को उसकी तरफ यूथ, मुस्लिम यूथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो इसी की तरफ हो रहा है या किया जा रहा है? इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? जी, मैं प्रोफेसर वासे और डॉक्टर अखलाक को सुन रहा था, और मैं दो दो हिस्सों में इस बात को करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत अहम विषय है, सब्जेक्ट है। एक तो देखिए, दो मील के पत्थर हैं इस पूरे मसले में। एक है जो जो डॉक्टर अखलाक ने जिससे शुरुआत की, कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब तकसीम हुआ मुल्क हमारा, तो लोग यहाँ से वहाँ गए और वहाँ से यहाँ आए। तो एक बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पे पाकिस्तान हुआ, और हमारे देश में आप लोगों के जो पुरखे थे, उन्होंने तय किया था कि उनको सेकुलर मुल्क में रहना है। कितने परिवारों को मैं जानता हूं कि सगा भाई उधर चला गया। कितने कैसा माहौल होगा उस वक्त, आप सोचिए कि कोई एक दो भाई हैं और एक भाई पाकिस्तान जा रहा है और एक भाई यहाँ पे रहना पसंद कर रहा है। वो कुर्बानी और वो दर्द, वो तकलीफ सहकर आप लोगों के पुरखों ने यहाँ पे रहना कबूल किया। वो गांधी और नेहरू के भारत में कबूल किया, वो सेकुलर भारत में कबूल किया। उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि वो यहाँ पे अक़लियत होंगे। वो ये भी जानते थे कि आम तौर पे लोकतंत्र होगा तो संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री हिंदू समाज से ही बनेगा, आगे आने वाले 50-100 साल में भी। ये वो जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने यकीन किया। आज जो हो रहा है, हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश का समाज, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा उस यकीन को, उस विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, उसको धक्का दे रहा है और अपने साथ विश्वासघात कर रहा है। क्योंकि हमारे पुरखों पर विश्वास करके आपके पुरखे रुके थे। हमारा फर्ज है कि हम अपने पुरखों के उन वादों को, उस यकीन को जारी रखें आज भी। ये नहीं हो पा रहा है। तो दगाबाजी जो है वो किसकी तरफ से हुई है, साफ है। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूँ। देखिए, बाबरी मस्जिद के बाद पॉलिटिक्स एक दूसरी, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पॉलिटिक्स एक दूसरे मिजाज में चली गई। लेकिन उसके पहले भी हमारे देश में मॉडल मौजूद थे, जिसका एक चर्चा आपने की। IUML को उत्तर भारत में बहुत प्रमुखता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ का मीडिया, क्योंकि राजधानी उत्तर भारत में है और संसद उत्तर भारत में है, नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं वो दिल्ली में है, और दिल्ली उत्तर प्रदेश के करीब है। तो IUML क्योंकि दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स करता रहा, तो यहाँ पे उसको प्रमुखता नहीं मिली। लेकिन IUML एक ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पे कायम रखा।
बिल्कुल वैसी ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई जैसी कि दूसरी कोई सेकुलर पार्टी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या जेडीएस हो। बिल्कुल वैसी ही पार्टी है, उतनी ही ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक। आप देखिए कि सत्ता की राजनीति वो केरल में करते हैं और उनके अध्यक्ष आईयूएमएल के वो तमिलनाडु से हैं। बनातवाला साहब को हम जानते हैं, बनातवाला साहब महाराष्ट्र के थे। पॉलिटिक्स आईयूएमएल करता रहा केरल की। एक ये मॉडल हमारे पास मौजूद है और उस मॉडल की खूबसूरती और उस मॉडल की कसौटी ये है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पूरे देश में जब दंगे हुए, कत्लेआम हुए, मुसलमानों को मारा गया, केरल में एक भी वारदात नहीं हुई। ये है अगर मुस्लिम पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होता है, अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सही मायनों में पॉलिटिक्स में होता है तो अमन चैन कायम रहता है। इसकी मिसाल आईयूएमएल की पॉलिटिक्स केरल में है। उनके अंदर भी एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत खामियां होंगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक मिसाल हमारे सामने है कि 92 में केरल को छोड़ के बाकी सब जगह दंगे हुए, 2000 लोग मारे गए। अब मैं आज के परिदृश्य के बारे में बात करूं तो आज के परिदृश्य में असम में एक पार्टी आ गई, वो नाम बताइए उनका। हाँ, AIUDF आ गई। बंगाल में एक पार्टी बन गई, छोटी छोटी और पार्टियां भी हैं, पीस पार्टी टाइप्स हैं, वो भी है। वो कोई वोट का एक AIM ओवैसी साहब की पार्टी आ गई। अब ओवैसी साहब की पार्टी वो काम कर रही है जो बीजेपी चाहती है, वो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ओवैसी साहब की पार्टी नहीं होगी तो बीजेपी की पॉलिटिक्स भी कमजोर होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आप देखिए कि वो उत्तर भारत में तो इतनी जगह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जहां के वो हैं वहां इतनी जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ते, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अब मैं एक बातों पे आता हूं, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में घटा है बाबरी मस्जिद के आने के बाद, बाबरी मस्जिद की घटना के बाद, और सेकुलर पार्टियां डर गई हैं। आप देखिए कि एक घटना हुई असम में, हम सब ने वीडियो देखा, शर्मनाक, दिल दहला देने वाला वीडियो है। आए दिन लिंचिंग हो रही है। ये जो पार्टियां डरा कर वोट मांग रही हैं मुसलमानों से कि आप हमको वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी, कहां है वो आज पार्टियां? कांग्रेस ने एक बयान दिया है, गोलमोल बयान, बाकी पार्टियों ने तो वो भी नहीं दिया। असम की एक घटना की एक फोटोग्राफर छाती में कूद रहा है एक आदमी को के जिसको सीने पे गोली मार दी गई। इतनी नफरत, और पॉलिटिकल पार्टियां चुप हैं। जंतर मंतर पे सरेआम मुसलमानों के कत्लेआम के नारे लगते हैं। ये सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं? अब सवाल ये कि मुसलमान करे क्या? मेरा सुझाव ये होगा कि एक तो ये डर निकाल देना चाहिए कि, और ये कहना बंद कर देना चाहिए कि जो बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत होगा हम उसको वोट देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाती है बाकी दिल्ली में कि बिजली सस्ती और पानी चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। मुस्लिम इलाकों में वो पोस्टर लगाती है कि बीजेपी को हराना है तो हमको वोट दो। ये समझना चाहिए ये कौन सी राजनीति। आप डरा कर वोट मांगना चाहते हो, जो आपको वोट दे रहे हैं आप उनको सेकुलर बनाओ ना, आप उनको सेकुलर बना नहीं रहे हो और डरा कर आप वोट ले रहे हो।
तो मुस्लिम वोट मतदाताओं को, पहली बात की एक बड़ी भ्रांति है कि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में वोट देता है। नहीं देता है। डेटा उठा के देख लीजिए। मैं बहुत उत्तर प्रदेश में अभी आजकल जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। होता ये है कि मीडिया का प्रचार है। वो टीवी चैनल में स्टूडियो में बैठा हुआ एक्सपर्ट अगर अगर रामपुर में 49% मुस्लिम वोटर है तो वो ये कहेगा कि 49% मुस्लिम वोटर रामपुर में है। अरे 49% वोट डालने थोड़ी ना गया है। 48% वोटर वोट डालने थोड़ी ना गया है। अगर किसी पोलिंग बूथ में 1500 वोट है और वहां पे 15 अगर महिलाएं आ गई जो कि बुर्का पहने हुए हैं और उनका टीवी कैमरा में इमेज आ गया और वीडियो बन गया, ऐसा लगेगा कि भारी संख्या में मुसलमान वोट दे रहा है। ये टीवी प्रचार करता है, यही गोदी मीडिया प्रचार करता है। उसका पोलराइजेशन दूसरी तरफ होता है। हकीकत इससे बिल्कुल फर्क है। तो मैं एक तो कि वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज की देखिए, मैं आपको लंबी बात हो जाएगी, डॉक्टर अखलाक को ही बोलना, लेकिन मैं 2 मिनट का समय और लेता हूं और मैं एक ग्राफिक्स दिखाता हूं कि मुसलमान वोट है कितना। अब देखिए, मुस्लिम वोट जो है पूरे देश में 218 लोकसभा की सीटें हैं। उन 218 सीटों में मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होता है और उसके बाद आप देखिए कि 30% सीटें ऐसी हैं जहां पे 30% से ज्यादा मतदाता है। वो 35 सीटें हैं जहां पे 21 से 30% तक मतदाता है, वहां पे 38 सीटें हैं। वो अगर आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 218 सीटों पर मुसलमान वोट किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है, लोकसभा की सीटें। तो इतनी बड़ी संख्या में एमपीज क्यों नहीं जीत कर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में 9 सीटों पर है जहां पे 35% से ऊपर मुस्लिम मतदाता है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर है, जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर है, असम में 4 सीटों पर, केरल में 4 सीटों पर। केरल में सीट जीत के आते हैं क्योंकि केरल में पार्टी है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या देखिए वहां पे ये है कि इतना रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी उतनी सीटें नहीं आ रही। ये सोचना चाहिए। और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे बदला है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। हाँ सर, चूंकि हमारे पास बहुत ही 12-13 मिनट बाकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे व्यूवर्स के आए हैं, तो हम उनको भी लेंगे। अखलाक साहब, जैसा कि अभी प्रशांत जी ने जिक्र किया कि सेकुलर जो पार्टीज हैं वो कहीं नहीं नजर आती। लिंचिंग हो, अभी आसाम का जो इशू हो, या इस तरीके की कोई भी जो मुस्लिम मसाइल हैं, उन मसाइल पर पिछले 5 सालों से जो सेकुलर पार्टियां हैं वो तकरीबन खामोश हैं। मुसलमानों को ऐसा लगता है कि सेकुलर पार्टीज को मुसलमानों के पास वोट मांगने नहीं जाती। दूसरी तरफ वैसी जो है वो मुस्लिम वोटरों के बीच में जाकर इसी चीज का प्रचार कर रहे हैं, है ना। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर हमला कर रहे हैं। तो मुस्लिम यूथ को, मुस्लिम वोटर्स को ये लगता है ना कि हमारा नेता तो इन्हीं की तरह होना चाहिए। देखिए, जो सेकुलर पार्टियां, प्रशांत जी ने भी बात कही, जो मुसलमानों के अत्याचार से या मानवाधिकार से जुड़े मसले हैं वो नहीं उठाते। उसके 2 कारण हैं। पहला ये, उन पार्टियों का जो इंटेलिजेंशिया है, जो बहुत तो लीक हो गए शायद। हाँ हाँ, शायद इंटरनेट उनका। आवाज़। हाँ सर, बिल्कुल हाँ, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था
कि जो सेकुलर पार्टियों में मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाने के जो कारण हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे, मुझे दो बड़ी वजह इसमें समझ में आती है। पहला तो ये, इन पार्टियों का जो इंटेलिजेंशिया है, बौद्धिक वर्ग है, वह स्वयं बहुसंख्यकवाद के दबाव में है। उन्हें लगता है कि हमने मुसलमानों की बात कही तो ऐसा तो नहीं कि हमारा जो वोटर है वो भी छिटक के जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दलों के पास चला जाएगा। तो उनमें एक कोई राय नहीं बन पा रही है, ना वो इस पे कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ना इस पे कोई सोशल साइकोलॉजिस्ट की वो मदद ले रहे हैं। वो तो अपनी तरफ से एक राय बना रहे हैं, अंदाजों से काम कर रहे हैं। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो किसी सोशल साइकोलॉजिस्ट को साथ लेंगे या सर्वे ही करा लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके वोट नहीं टूटेंगे, बल्कि सेकुलरिज्म की बात को मजबूत करने वाले लोग उनके साथ और साहस के साथ जुड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, इन सेकुलर पार्टियों के अंदर भी एक दक्षिणपंथ मौजूद है, ये स्वीकार करना पड़ेगा इन राजनीतिक दलों को। अगर इन सेकुलर दलों के अंदर इस तरह का दक्षिणपंथ मौजूद नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद जैसी घटना कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हो जाती। तो ये सभी सेकुलर दलों के को मैं समझता हूं कि दो होमवर्क करने चाहिए। पहला ये, क्या वे बहुसंख्यकवाद के दबाव में हैं क्या? अगर ऐसा है तो उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाने के पीछे क्या तर्क से काम में ले रहे हैं या अंदाजे से काम ले रहे हैं? और दूसरा ये, अपने अपने दलों में वह अपने अंदर के दक्षिणपंथ की पहचान करें और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं। तब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। आप ही से अखलाक साहब एक सवाल आया है हमारे व्यूवर्स का, शाहिद रजा आसी साहब का। उन्होंने सवाल किया है आपसे कि आपकी नजर में कुछ पॉलिटिशियन जो सेकुलर हों। नहीं, ज्यादातर नेता सेकुलर हैं, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और आपको ताज्जुब होगा कि वो नेता बीजेपी में भी है। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। तो जैसा कहते हैं ना कि रजामंदी और मनाही के बीच की एक सिचुएशन होती है, चुप रहना, तो वो नजर आती है। मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा नितिन गडकरी जी का। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान उन्हें वोट देता है, नागपुर का मुसलमान, और इसलिए देता है क्योंकि गडकरी जी की जो राजनीति है मुसलमानों के लोकल समुदाय को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव है। तो ये हर जगह मौजूद है। आप ऐसा ना समझे कि हम एक लिस्ट बना लें फिर उनके पीछे चलें। आपको ताज्जुब होगा कि इसी तरह की एक लिस्ट वो भी बनाएंगे कि जिनको सेकुलर समझते हो वो दरअसल है नहीं। तो ये बहुत बड़ा होमवर्क है, इसको आप इस तरह से बहुत जल्दी में नहीं निपटा पाएंगे। बिल्कुल अखलाक साहब, आपका और भी सवाल हैं, हम बाद में लेंगे। प्रशांत सर, एक चीज यहाँ पर निकल के आती है लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप के ताल्लुक से ही, जो आज ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीडरशिप हमारी होगी, तो वो एक मिसाल दे देते हैं, बीएसपी का मिसाल देते हैं, बहुजन समाज पार्टी का, कि जो कभी हाशिए पर दलित समाज था, आज वो एम्पावरमेंट उसका हुआ, जो कि पॉलिटिकल उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। और आज यूपी में दलित मुख्यमंत्री हुआ है, बने हैं, और आज पंजाब में भी दलित मुख्यमंत्री बन गए। तो एक तो ये हकीकत है ना कि हमको ये तो मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा तो हमारे मसाइल को उतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इस पर ही इन्हिसार कर लेना, इस पर ही कि सिर्फ यही हल है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ मुस्लिम क़यादत ही सारे मसाइल का हल होती, तो हम अपने आसपास के पड़ोस के जो ममालिक हैं उनको देख लें, वो किन हालत में है। पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लें, वो एक मजहब के नाम पर बनने वाला मुल्क था, एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क था, और आज क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की, करप्शन किस हद तक हावी है। और वहां तो कोई हिंदू नहीं है, लेकिन वहाँ बलूच, पश्तून और ये सारी चीजें हैं। तो ये चीज हमारे ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को, हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों को समझना चाहिए कि मुस्लिम लीडरशिप ही सारी समस्याओं का हल नहीं है। हमने अखलाक में, जो हमारे प्रोफेसर साहब ने भी बात कही थी शुरू में, अखलाक में, किरदार में गिरावट जो हुई है, वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन अखलाक साहब, प्रशांत सर, आपके लिए एक सवाल आया है कि कैसे दोबारा मुल्क के हालात को साजगार कर सकते हैं।
जी, देखिए वो सवाल का जवाब पहले देता हूँ, फिर आपने जो चर्चा उठाई है उस पे हम आते हैं। अ, देखिए अभी प्रोफेसर वासे हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि ये वक्ती है, निकल जाएगा ये दौर। मुझे लग रहा है कि हम इस जो ये सुरंग थी और इस सुरंग के आखिरी दौर में है, और एक उम्मीद की किरण जो है वो हमारे सामने आई है। और दूसरा, अ, अब ये कब कब खत्म होगी, ये कैसे, इसको हम लोग क्या नया नेतृत्व होगा, ये हमको इंतजार करना होगा। लेकिन एक बहुत बहुत ही उम्मीद जगाने वाली जो बात आई है, वो उम्मीद जगाने वाली बात 100 दिन का जो सीए एनआरसी आंदोलन आया। देखिए उसके पहले तक ये भी एक मील का पत्थर है भारत की राजनीति में। अकेला ये आंदोलन है आजाद भारत में जो अखिल भारतीय है। आज भी जो किसान आंदोलन हो रहा है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। जेपी आंदोलन साउथ में नहीं गया था, पश्चिमी भारत में और उत्तर भारत में ही रह गया था। वो सीएनआरसी का जो आंदोलन था वो सेकुलर आंदोलन था, संविधान हाथ में लेकर लोग निकले थे। और उस आंदोलन का पूरा जो वो अखिल भारतीय आंदोलन था, और उस अखिल भारतीय आंदोलन वो एक मील का पत्थर है। वहां से ऐसे आंदोलनों से एक लीडरशिप निकलती है। उसको साजिशों के तहत जेलों में डाला हुआ है कुछ लोगों को, ये सब अभी थोड़े समय में अदालतें ठीक कर देंगी बहुत सारी बातें। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था? उसके पहले ये हो रहा था कि कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां भी मुस्लिम इदारों से रिप्रेजेंटेशन करवा रही थी। यानी एक लीडरशिप तो आजादी के वक्त आई जिसकी चर्चा डॉक्टर अखलाक ने शुरू में की। उसके बाद कुछ सेकंड जनरेशन आ गई, अहमद पटेल थे उसमें, गुलाम नबी आजाद, थोड़े से नेता इस तरीके से आ गए। वो भी मुस्लिम इश्यूज पे क्या बात करते थे आप देख सकते हैं। लेकिन एक सिविल सोसाइटी मुसलमानों में नहीं थी, और मुसलमानों की सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल पार्टियां इंगेज नहीं कर रही थी। आज की तारीख में मुसलमानों में सिविल सोसाइटी सीएनआरसी के आंदोलन में दिखाई दी है, बड़ी संख्या में महिलाएं दिखाई दी है। एक कॉन्फिडेंस जो है वो आया है, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो एक नई लीडरशिप जरूर पैदा करेगा। और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत 10-20 साल नहीं लगेंगे, ये 2-4-5 साल में ये चीजें होने जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस हम अखलाक साहब से लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम अपनी बात को, आज की जो चर्चा है उसको यहीं विराम देंगे। अखलाक साहब, एक तो पहले मैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका एक कोट जो है वो, उनका स्टेटमेंट वो कोट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको एमएसओ का मकसद जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट और यूथ का एम्पावरमेंट करना है, उसको मुख्य धारा में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, और उसको समाज का, एक कंट्री का एक एसेट बनाना है, ताकि वो एक मुल्क का सरमाया बने, मुल्क की तरक्की में अपना एक अहम रोल अदा करे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान था कि उन्होंने कहा था कि भारत का मुसलमान नौजवान आतंकवाद में सम्मिलित नहीं है, उन्हें यह समझना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने, उनका ये स्टेटमेंट था कि भारतीय मुसलमान नौजवान आतंकवाद में सम्मिलित नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक सर्टिफिकेट है, अपने आप में एक जिसको कह लीजिए कि हिंदुस्तानी नौजवानों का एक उनकी पैट्रियोटिज्म का वो बात करते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से निकल के आई? ये बात जो निकल के आई, वो बात ये निकल के आई कि अगर आतंकवाद में सम्मिलित नहीं है यहाँ का मुसलमान, तो उसको इंडियन डेमोक्रेसी पे फेथ है, भारतीय कानून पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर यकीन है, और यहाँ की जो सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है उसी से ये चीज निकल के आई। अगर ये नहीं होती
ये चीज नहीं होती, जैसा कि आज काटने की कोशिश की जा रही है, तो ये रेशियो नहीं होता। दूसरे मुल्क देख लीजिए कि आईएसआईएस में जाने वाले जो यूथ हैं वो भारत से अगर उनका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.000% निकलेगा बनिस्बत दूसरे ममालिक के। मालदीव से कितने लोग गए लड़ने, सीरिया में, इराक में लड़ने गए, दूसरे और ममालिक, यूरोपियन, जर्मनी से कितने गए, फ्रांस से कितने गए, यूरोप से, यूके से बहुत सारे लोग गए। लेकिन अगर उसका हम कंपैरिजन इंडिया से करते हैं तो बहुत ही कम, यानी 16 या कितने यहाँ का नौजवान गया। तो ये अपने आप में इसी सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम की देन है जिसका उल्लेख हमारे रक्षा मंत्री ने किया था। अब यहाँ पे ये सवाल अखलाक साहब आपसे ये है कि राजनीति में कटा हुआ मुसलमान यूथ खासकर, कहीं ऐसा ना हो कि जो एक ग्लोबल कैलिफेट का मॉडल आज सामने लाया जा रहा है, इख्वानुल मुस्लिमून का जो एक आइडियोलॉजी और उसका जो एक पॉलिटिकल सिस्टम का है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय मुसलमान नौजवान अपने आप को पॉलिटिक्स से कटा हुआ महसूस करे, और उसकी तरफ उसके जाने की कितनी संभावना है, और अगर है तो उसको कैसे रोका जाए? की संभावना है, हालांकि ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। कुछ संगठन ऐसे हैं जो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत का मुसलमान इस तरह के नौजवान खासकर इस तरह के किसी मूवमेंट में जुड़े, पर इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। राजनाथ सिंह जी की रोशनी में जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब यह है कि करीब 17-18 लड़के जो थे वो ISIS मुसलमानों के गए थे, और जब आप 18 से 25 पॉपुलेशन में इसको निकालते हैं तो मिनिट्यूल होता है। इससे तो कहीं ज्यादा बेल्जियम और फ्रांस और जर्मनी के जो लड़के थे वो पहुंच गए थे। जो सवाल आपका ये है कि जो आपके सवाल को थोड़ा और रिफाइंड कर देता मैं कि जो ग्लोबल इस्लामिक कॉल्स होती हैं उन पे भारत का जो मुसलमान है उसका रिएक्शन क्या है, तो वो अपने आप को उन मुद्दों से जोड़ के देखता है वहां जहां पर उसकी शामिल है। मिसाल के तौर पे फिलिस्तीनियों के साथ वो अपने आप को जोड़ के देखता है, रोहिंग्या के साथ जोड़ के देख लेता है, या वो खुद को काफी हद तक चीन के शिनजियांग जो कि ईस्ट तुर्किस्तान है उसके मुसलमानों के साथ जोड़ के देखता है। तो ये पीड़ा का संबंध है, और आपको ताज्जुब होगा मेरी बात सुन के कि पीड़ा का संबंध किसी भी मानव के साथ है। फिलिस्तीनियों के हक में चलाए जाने वाले यूरोप के सारे मूवमेंट मुसलमान नहीं चला रहे हैं, सबसे ज्यादा ईसाई चला रहे हैं। अफ्रीका के सारे मूवमेंट जो फिलिस्तीन पैलेस्टाइन को लेकर हैं वो या तो क्रिश्चियन चला रहे हैं या नास्तिक लोग चला रहे हैं। साउथ अमेरिका जहां मुसलमान इस पूरी जमीन पर सबसे कम है प्रतिशत के हिसाब से, ब्राजील में कम है, अर्जेंटीना में कम है, क्यूबा में कम है, चिली में कम है, वेनेजुएला में कम है, वहां जितने मुस्लिम उत्पीड़न के आंदोलन हैं वो सारे के सारे गैर मुसलमान लोग चला रहे हैं। ये मानवता का एक संबंध है, इंसानियत का एक ताल्लुक है जिसको पीड़ा को एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये समझ लेना कि मुसलमान है और वो कैलिफेट के किसी वो वक्त भी जा चुका है शुजात साहब, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है वो इतनी ज्यादा लोगों के सामने आ चुकी हैं कि वो समय भी अब चला गया। लोगों का यकीन जो थोड़ा सा बन सकता था उसको धक्का पहुंचा है। वो समझ गया है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीतियां होती हैं, पैसा होता है, हथियारों की खरीद फरोख्त का धंधा है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी लूट का अपना एक पूरा ड्राफ्ट है। तो मुझे लगता है कि भारतीय नौजवान, मुस्लिम नौजवान इस चीज को काफी हद तक समझ चुका है, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह के किसी मोमेंट के नाम पर किसी ग्लोबल कैंपेन फॉर यूनिफिकेशन या यूनाइटेड उम्मा के किसी कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। इसकी संभावना बहुत ही कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखलाक साहब। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं, और उसका कंक्लूजन ये है कि हमारी जो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही एक हेल्दी पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पर हमको उसको एंजॉय करना चाहिए, डेमोक्रेटिक दायरे में रहते हुए हमको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और मजहब को, धर्म को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, दोनों को अलग रखना चाहिए। और इसी तरीके से इंटरफेथ डायलॉग, हमारा डायलॉग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है वो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपस में हमें बातचीत करना चाहिए,
हमारे सारे दोस्त ऐसा ना हो कि हमारे ही कम्युनिटी के हों, हमारे कम्युनिटी के बाहर के लोगों से भी हमें दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ उनको दावत पे बुलाना चाहिए, उनके यहाँ जाना चाहिए, आपस में मेल जोल रखना चाहिए। सिविल सोसाइटी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी कौम की, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी देश की। हम उसको मजबूत करें, उसको मजबूत करेंगे तो ये जो, जैसा कि प्रोफेसर वासे साहब ने शुरू में कहा था कि जो सिनारियो है ये वक्ती है, दायमी नहीं है, तो बहुत ही जल्दी ओवरकम हो जाएगा। मैं दोनों पैनलिस्ट का, प्रशांत सर आपका, डॉक्टर अखलाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही हमारे जो नाजरीन हैं उन सबका कि आपने हमको सुना, इस बेहतरीन मौजू पर ज्वाइन किया। हम जल्द ही किसी नए मौजू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।